गुड मॉर्निंग गर्ल्स। थ्योरीज ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट यूनिट 1 में आज हम लोग करेंगे डेविस और पेंक का थ्योरी। विलियम डेविस gave the cycle of erosion in 1899, यानी विलियम डेविस ने 1899 में साइकिल ऑफ इरोशन, जिसको हम कहते हैं अपरदन का सामान्य चक्र, इसको हमें दिया। And his study was based on the mountainous valleys of America. वो अमेरिका के रहने वाले थे और वहाँ के घाटियों के बारे में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उनका ये अपरदन चक्र सामने आया। As per Davis, in the beginning there was a flat surface and due to endogenic force का मतलब है अंदरूनी शक्ति, certain land mass uplifted, then the process of landform development started. इसे सामान्य चक्र इसीलिए कहा जाता है कि बहते हुए जल का कार्य अन्य अपरदन के कारकों से अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण होता है। अपरदन के सामान्य चक्र का प्रारंभ सागर तल से किसी भी स्थलखंड के उत्थान के साथ हो जाता है। जैसे ही स्थलखंड धरातल से ऊपर उठता है, उस पर नदी द्वारा अपरदन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, किंतु प्रारंभ में उत्थान की दर अपरदन के दर से अधिक होती है, which means that in the beginning the rate of uplift is more than the rate of erosion. The land mass is uplifted from the bottom of the sea. फलतः स्थलखंड की ऊंचाई तथा उच्चावच बढ़ते जाते हैं। कुछ समय बाद स्थल का उत्थान रुक जाता है तथा अपरदन अधिक सक्रिय हो जाता है। After some time, the upliftment stops and erosion becomes predominant. यहाँ पर यह अनुमान करना होगा कि स्थलखंड एक लंबे समय तक स्थिर है। So it is assumed that the landmass will remain still for a long time. During this period, this landmass will undergo sequential changes over time from young, mature to old age. यानी इस लंबे समय के दौरान वही स्थलखंड युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक पहुंचेगी। At the final stage, the end product of development is a peneplain. अंत में समप्राय मैदान बनेगा। As per Davis, landform is a development is a function. Landform development is a function of structure, process and stage. Davis के अनुसार स्थलाकृति तीन चीजों से बनती है: स्ट्रक्चर यानी संरचना, प्रोसेस यानी प्रक्रम और स्टेज अवस्था। ये आप लोग जानते हैं। व्हाट डज ट्रायो मीन? डेविस का त्रिकूट क्या है? इस पर भी सवाल किए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लैंड मास मीन्स रॉक टाइप्स सच एज हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स एंड फॉल्ट्स, जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स एटसेट्रा। स्ट्रक्चर यानी संरचना से हमें शैलों के बारे में पता चलता है और विभिन्न स्थलाकृति जो शैल द्वारा बनती है, जैसे कि भ्रंश हो या फोल्डिंग हो। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रम, जिसमें एजेंट्स ऑफ इरोशन एंड वेदरिंग यानी कि पानी या विंड या आइस, ये सब कार्यरत होते हैं। डेविस मॉडल इज बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, यानी ये अवस्थाओं पर निर्भर करता है और इनका असम्पशन ये था कि इरोशनल एक्टिविटी स्टार्ट ओनली आफ्टर अपलिफ्टमेंट स्टॉप्स। ये बहुत सोचने वाली बात है और इस पर कई समालोचनाएं भी हुई है कि जब तक अपलिफ्टमेंट होता रहता है, जब तक उत्थान होता है, तब तक कोई भी अपरदन कार्य नहीं होता है, ऐसा डेविस का मानना है।
डेविस के बारे में जब हम लिखेंगे तो ये फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि साइकिल ऑफ इरोशन बिगिंस विथ अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास, यानी अपरदन चक्र की शुरुआत स्थलखंड के उत्थान से होता है। सेकेंड पॉइंट है द शॉर्ट पीरियड ऑफ अपलिफ्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइकिल ऑफ इरोशन। उत्थान का ये लघु अवधि अपरदन चक्र में शामिल नहीं किया जाता, अर्थात वह इस चक्र से बाहर है। यानी उत्थान जब होता है तब इस चक्र की शुरुआत नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, अब फिगर में यूसी देखेंगे। यूसी रिप्रेजेंट्स अपर कर्व एंड एलसी रिप्रेजेंट्स लोअर कर्व। दे डिनोट हिल टॉप्स और क्रेस्ट ऑफ वाटर डिवाइड, that is the absolute relief from the mean sea level, and valley floors, that is the lowest relief from mean sea level respectively. यूसी ऊपरी वक्र को दिखाता है जिसमें कि पहाड़ों की चोटियों और जल विभाजक की ऊपरी सतह को लिया गया है, और एलसी यानी निचले वक्र द्वारा नीचे वाले सतह को दिखाया गया है, यानी वो लोएस्ट रिलीफ है। चौथा पॉइंट ये है, the horizontal line denotes time and vertical axis depicts altitude from sea level. क्षैतिज रेखा जो है ये समय को दर्शाता है और लंबवत रेखा उच्चता को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AC देखिए ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ है, और BC ये दिखाता है इनिशियल एवरेज relief. Initial relief is defined as the difference between upper curve and lower curve. यानी जो इनिशियल रिलीफ होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम हाइट जो उस समय दिखता है वैली, बॉटम एंड टॉप ऑफ द हिल्स, उसको दिखाता है। रिलीफ इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द लैंड मास। और रिलीफ यानी स्थलाकृति का मतलब है सबसे ऊंचा और सबसे नीचा भाग किसी भी स्थलाकृति का, तो इसको हम कहते हैं द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ अ लैंड मास। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि युवावस्था में वर्टिकल इरोशन लंबवत अपरदन बहुत तेजी से होता है, और द गैप बिटवीन द समिट एंड द वैली इंक्रीजेस, यानी जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है और सबसे नीचा क्षेत्र है उसके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाता है। स्टीप स्लोप्स हमें अभी दिखने को मिलते हैं, और फिर ये वैली जो है वी आकार की वैली होती है, वो बन जाती है। मैच्योर स्टेज में हम देखते हैं कि लैटरल इरोशन इज प्रोमिनेंट, यानी लंबवत कटाई या निचले कटाई के साथ साथ पार्श्व कटाई भी होता है। द समिट ऑफ द वैली इरोड्स मोर एज कंपेयर टू द बॉटम ऑफ द वैलीज। इस समय हम देखते हैं कि जो जल विभाजक है उसका अपरदन तेजी से होता है, न कि वैली के बॉटम का। जेंटलर स्लोप इमर्जेस, जैसे ही हमारे जल विभाजक में अपरदन होता है तो वैली जो है वो फैल जाती है, घाटी फैल जाती है, और ये वी शेप से यू शेप में बदल जाती है। ये यू शेप्ड वैली ग्लेशियर यू शेप्ड वैली से अलग है। इसको हम यू कह सकते हैं कि इट इज एन ओपन वी शेप्ड वैली। और तीसरी अवस्था में वर्टिकल इरोशन, यानी जो लंबवत कटाई है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि रिवर ग्रेडेड फॉर्म में पहुंच जाता है, नदी प्रवणित हो जाता है। इस समय हम देखते हैं कि जो वैलीज जो घाटी है वो खुले हुए होते हैं, और बाढ़ का मैदान फ्लड प्लेन्स भी दिखाई देने लगता है, और अल्टीमेटली हमें पेनी प्लेन समप्राय मैदान भी मिलता है। डेविस की थ्योरी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है, इट्स वेरी सिंपल एंड एप्लीकेबल, बहुत ही साधारण है और ये एप्लीकेबल भी है। सेकेंड पॉइंट, हिज लैंग्वेज इज वेरी एक्सप्रेसिव एंड लूसिड,
बहुत ही साधारण भाषा में इन्होंने अपना सिद्धांत पेश किया है। डेविस मॉडल is detailed and is made up of careful field observations, यानी उन्होंने जो देखा है उसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया है। डेविस मॉडल came as a general theory of landform development after a long gap after Hutton's cyclic nature of Earth's history. हटन ने जो सिद्धांत दिया था उसके कई सालों बाद डेविस का ये सिद्धांत सामने आया। This model synthesized the current geological thoughts like concepts of base level, genetic classification of river valleys, graded stream, pravanit, जो नदियां है, then profile of equilibrium, समतुलन, ये सारी चीजें हम डेविस के ही मॉडल या सिद्धांत से इसकी शुरुआत होती है। His model is capable of both predictions and historical interpretations of landform evolution. अर्थात इनका ये मॉडल जो है वो अनुमान भी लगा सकता है और ऐतिहासिक घटनाओं का पुष्टिकरण भी कर सकता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव मॉडल्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। पहला तो ये है कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये सब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्थलखंड का उत्थान सागर तल से हुआ। He has described rapid rate of upliftment of short duration, but as evidenced by plate tectonic upliftment, it is exceedingly slow and a long continued process. उन्होंने कहा कि ये अपलिफ्टमेंट छोटे और कम समय के लिए होता है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स को अगर हम लोग माने तो अपलिफ्टमेंट काफी स्लो होता है और काफी लंबा होता है। Davis's concept of relationship between upliftment and erosion is erroneous. उन्होंने ये कहा कि जब उत्थान होता है तब अपरदन नहीं होता है और जब उत्थान रुक जाता है तब अपरदन होता है। इस बात को लेकर साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों में मतभेद है। तो यहाँ हम डेविस के थ्योरी को खत्म करते हैं। अगला थ्योरी जो हम करेंगे वो है पेंक। नाउ द साइकिल अकॉर्डिंग टू पेंक, मैं पहले इंग्लिश में बताऊंगी उसके बाद हिंदी में। पेंक assumed different ideal cycles and different conditions for landscape development. There are two opinions. According to Woolridge and Morgan, Penck conceived ideal cycle in which lowland was subjected to broad upheaval into a dome, the uplift being fairly rapid and long continued. This is in contrast to what Davis had said. According to von Engels, Penck conceived that the representative initial condition for the development of landform was long, exceedingly slow upheaval. This is also in contrast to what Davis had said. Penck proposed the concept of primer rumph. It is written in the slide, primer rumph. What is primer rumph? Primer rumph is the initial surface, either a newly emergent surface from below the sea or a peneplain type surface converted into primer rumph by uplift. Penck found escape from the concept of cyclic change by introducing primer rumph as a starting surface in landscape development. He also introduced the concept of waxing and waning to phase when landforms are marked by increasing uniform and by declining development. According to Penck, initial surface or primer rumph is featureless.
remained featureless for a long time due to extremely slow, long continued uplift. Gradual rate of uplift increased, which led to incision by streams, and narrow valleys started developing and destroying the featureless surface. Finally, with accelerated uplift, both ridge summits went rising above the base level. अब मैं हिंदी में इसी चीज को दोहराऊंगी। पेंक ने अपने भवाकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। सबसे पहली बात यह है, पेंक ने अपने सिद्धांत में संभवत डेविस की चक्रीय संकल्पना को नजरअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया। अवस्था के स्थान पर पेंक ने इंटिक्लुंग, आप देखिए वहां लिखा हुआ है इंटिक्लुंग, ENTWICKELUNG, इंटिक्लुंग नामावली का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य होता है विकास। इस तरह पेंक ने तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः अलग अलग नामावली का प्रयोग किया। आप अपने स्लाइड के दाहिने तरफ में 3 शब्द देखेंगे। पहला शब्द है अवस्थिजिंडे इंटिक्लुग, दूसरा है ग्लिफॉर्मिंग इंटिक्लुग और तीसरा है अवस्थिजिंडे इंटिक्लुग। ये तीनों जर्मन शब्द है। पहला का मतलब है बढ़ती दर के विकास, दूसरे का मतलब है समान दर के विकास और तीसरे का मतलब है घटती दर का विकास। इन नामावलियों का उन्होंने प्रयोग किया। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पेंक ने प्राइमरम्प नामावली का प्रयोग किया। प्राइमरम्प का मतलब है यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। पेंक के अनुसार स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पेंक और डेविस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब आप इसको ध्यान से दोबारा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों में जो फर्क है वो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू गर्ल्स।